हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रीति। आज हम क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 2 करने जा रहे हैं। बिफोर वी स्टार्ट आवर टॉपिक, हम थोड़ा सा क्विक रिकैप ले लेते हैं पिछला जो भी मैंने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो मैंने पढ़ी थी वहां पे बायोट सेवर्ट लॉ। ठीक है, ऑयस्टर एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको मैंने बता दिया है कि जब भी कोई करंट कैरिंग वायर, ठीक है, किसी मैग्नेटिक नीडल के पास जब करंट कैरिंग वायर के पास कोई मैग्नेटिक नीडल लाई गई तो जब उसमें करंट फ्लो कर रही थी तो उसके अंदर डिफ्लेक्शन शो हुआ। ठीक है, जैसे जैसे मैंने करंट का अमाउंट बढ़ाया वैसे वैसे डिफ्लेक्शन ज्यादा हुआ। ठीक है, ये ऑयस्टर का एक्सपेरिमेंट था। इतनी बात हम पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करें बायोट सेवर्ट लॉ। बायोट सेवर्ट लॉ ने क्या किया? बायोट सेवर्ट लॉ ने जो मैग्नेटिक फील्ड उसने फाउंड की, ठीक है, जो उसने फाइंड की ऑयस्टर ने, वो कितनी थी, ठीक है, ये बताया ये बायोट सेवर्ट लॉ ने अपने एक्सप्रेशन के थ्रू। ठीक है, कि उसने मतलब एक्सपेरिमेंट किया, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है। ठीक है, उसको कैसे रिलेट करना है ये मैं बता देती हूँ। ठीक है, तो जो था उसका dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ बायोट सेवर्ट लॉ। ठीक है, अगर मुझे इसका वेक्टर फॉर्म लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगी? dB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपॉन r क्यूब। इतनी बात हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, और जो dB होता है, dB इज परपेंडिकुलर टू बोथ dl वेक्टर एंड r वेक्टर। ठीक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, और जब भी कोई इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड मुझे दिखानी होगी, इनवर्ड, ठीक है, वो हम क्रॉस से दिखाएंगे। जब भी आउटवर्ड दिखानी होगी तो मैं डॉट से दिखाऊंगी। इतनी बात हम कर चुके हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। मैंने क्या बात की थी? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। ठीक है, ये एक इनफाइनाइट वायर है। ठीक है, इनफाइनाइट वायर। ठीक है, इसकी क्या है? इनफाइनाइट वायर क्या होता है? जैसे कि ये आपकी वायर है। ठीक है, इसकी जो लेंथ है ये इनफाइनाइट कर दी गई है। ठीक है, अगर आप इसको इनफाइनाइट कर दें, ठीक है, यहां से भी इनफाइनाइट जा रहा है, यहां से भी इनफाइनाइट जा रहा है। ठीक है, एक तो ये आपको इसका रिजल्ट देखना है। ठीक है, अगर आपका कोई स्ट्रेट वायर है, ठीक है, उसके सेंटर से ए डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है। ठीक है, इस पॉइंट में मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, हाउ वी विल फाइंड दैट। ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, आपको पता है ये करंट आपकी डायरेक्शन है, आप क्या करते थे, यहां से एल लेंथ पे एक डीएल पोर्शन काट लेते थे। ठीक है, इसको यहां से मिला देते थे। ठीक है, ये आपका फाई था। फिर आप क्या करते थे, इसका जो एंड पार्ट है, दोनों जो स्ट्रेट वायर का जो एंड पार्ट है उसको मिला देते थे। ठीक है, तो ये क्या होता था, ये आपका फाई 1 हो जाता था और ये जो अपोजिट पार्ट होता था ये फाई 2 हो जाता था। ये आपका क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए इसको निगेटिव हम लोग ले लेते थे। ठीक है, ये आपका सेंटर से एक्स डिस्टेंस। तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकालते थे बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। इतनी बात हम कर चुके हैं। ठीक है, अब यही जैसे आपने ये जो वायर लिया था ना, ठीक है, ये इनफाइनाइट की जगह आपने जैसे कि ये वायर एक मतलब डेफिनेट शेप का ले लिया। ठीक है, तो जब कोई वायर होगा तो उसमें आप लोग इस तरह से निकालेंगे। लेकिन अगर कोई इनफाइनाइट वायर हो जाएगा और मुझके इसके सेंटर से एक पॉइंट पी है ए डिस्टेंस पे, इस पर करंट आई फ्लो कर रही है। ठीक है, अब आप ये देख रहे हैं इसका जो इनफाइनाइट पॉइंट है ये मुझे कहीं जाके कहां मिलेगा? सीधे 90 डिग्री पे मिलेगा। ये इसका जो एंगल होगा 90 डिग्री, ये भी कहीं आपको मिलेगा तो है नहीं, तो ये भी एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। तो जब आप इसमें बी की साइन फाई 1 साइन फाई 2 की वैल्यू आप जब रखेंगे, ठीक है, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई ए इंटू आई, क्योंकि साइन 90 साइन 90 ये वो दोनों 1 होते हैं तो 2 हो जाएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो गैप की मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी इनफाइनाइट वायर की वजह से। अब हम लोग बात कर लेते हैं ये आपकी स्ट्रेट वायर की वजह से, ठीक है, ये आपकी इनफाइनाइट वायर की वजह से। अब हम लोग बात कर लेते हैं सेमी इनफाइनाइट वायर की। सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर क्या होगा? ठीक है, उसमें हम लोग क्या कर लेंगे कि जैसे कि एक पॉइंट पे, जैसे ये हमारी कोई वायर है, ठीक है, इसका एक पॉइंट पे इंफिनिटी पे जा रहा है लेकिन एक पॉइंट डेफिनेट है। ठीक है, तब यहां से ए डिस्टेंस पे मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो मैं क्या करूंगी? अच्छा ये देखिए, इसमें करंट आई फ्लो कर रही है, तो ये जो इसका इस वायर का जो एक एंड है, जो वो इस पॉइंट के साथ जो फाई 2 एंगल है वो 0 बन रहा है। ठीक है, लेकिन जो फाई 1 एंगल है, ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग फाई 1 एंगल बनाते थे वो बन रहा था आपका 90 डिग्री। ठीक है, तो आप ये देखिए, जब आप इसकी मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सेमी इनफाइनाइट वायर। अब हम लोग बताते हैं कि करंट की डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं, जैसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। सपोज ये आपकी करंट, ये आपका वायर, इसमें करंट फ्लो कर रही है, मुझे इस पॉइंट पे, मुझे इस पी और क्यू दोनों पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो मैं देखूंगी, मैं क्या करूंगी, राइट हैंड थंब रूल लगाऊंगी इसमें राइट हैंड थंब रूल लगा दूंगी। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल लगाऊंगी तो मैं क्या करूंगी, फिंगर्स को कहां करूंगी मैं? करंट की तरफ, फिंगर्स
फिंगर्स, मैंने जो जो नहीं जस्ट मिनट, आपका जो थंब होगा जो वो आपका होगा करंट की डायरेक्शन में, ठीक है, थंब आपका करंट की डायरेक्शन में होगा, ठीक है, और आपका जो फिंगर्स होंगी, ठीक है, जो आपका फिंगर्स होंगी वो जहां पे भी जाएंगी, जैसे आपको पी पॉइंट पे जाना है तो आपको राइट हैंड रखना है, उसमें जो करंट फ्लो कर रही है उसकी तरफ थंब रखना है, ठीक है, और जब आपको पॉइंट देख रहे हैं तो आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ शो कर रही है, तो जहां मुझे क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है, ठीक है, यहां पे मुझे क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है, यहां पे मुझे क्रॉस, और जब मैं यहां पे जाऊंगी, देखिए जब मैं क्यू पॉइंट पे देखूंगी तो मेरा थंब जो है करंट की तरफ होगा, जो मेरा पाम है वो ऊपर की तरफ है, ठीक है, तो ये मेरी आउटवर्ड है, तो यहाँ पे मुझे डॉट मिल रही है, ये हमने राइट हैंड रूल से इसकी डायरेक्शन निकाली है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इनवर्ड आउटवर्ड डायरेक्शन आपको कैसे शो करनी। अब बात करते हैं व्हेन पॉइंट लाई ऑन द वायर, ठीक है, अब ये जो कंडक्टर आपने रखा है, ठीक है, आपने आसपास से मैग्नेटिक फील्ड निकाल दी, अब मैं क्या करती हूँ इस पॉइंट को शिफ्ट कर देती हूँ कंडक्टर के ऊपर, तो कंडक्टर के ऊपर जब शिफ्ट कर लेंगे तो होगा क्या, जैसे ये मेरा करंट कैरिंग वायर है, ये आपकी करंट फ्लो कर रही है, मैंने अगर इस पॉइंट को शिफ्ट करके सीधे इस करंट कैरिंग वायर के ऊपर शिफ्ट कर दिया, ठीक है, ये पॉइंट तो यहां पे आ गया, तो व्हाट विल हैपन, आप ये देखेंगे कि जब मैंने आपको बताया था कि जो आपका पॉइंट था और जो आपने पार्ट लिया जहां से आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, जो डिस्टेंस, उसका एंगल कितना हो जाएगा, डीएल और आर वेक्टर का, वो हो जाएगा आपका 0, ठीक है, जस्ट बिकॉज थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर, इसके बीच में साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 0, ये हो जाएगा आपका 0, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, ठीक है, आपने इस पॉइंट को यहां शिफ्ट कर लिया, ये आपको डिस्टेंस तो मिल गई आर, डीएल भी सेम डायरेक्शन, लेकिन इसके बीच का एंगल कैसा हो गया 0, ठीक है, तो आपका डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, आपका थीटा 0 हो गया तो आपका यहां पर भी 0 हो गया, ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ऑन द वायर, ठीक है, ये आपने मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वायर आपने निकाली। अब हम क्या करते हैं, कोई डेफिनेट शेप का वायर है, ठीक है, अभी तक मैंने क्या किया था, कोई मैंने कोई वायर लिया था, उसके दोनों एंड से मैंने कनेक्ट कर दिया था, अब आपको पता है करंट जो आपका वायर है उसकी लेंथ क्या है, पहले आपको पता नहीं था, आप इंटीग्रेट करके निकालते थे, अब आपको पता है इसकी लेंथ सपोज एल है, ठीक है, इसके सेंटर से ए डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, ठीक है, अब देखिए ये जो बची हुई लेंथ है वो आपकी L/2 हो गई, ठीक है, अब ये बताइए कि यहाँ जो इसका हाइपोटेन्यूज होगा वो होगा यहाँ पे a स्क्वायर प्लस L/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हो जाएगा a स्क्वायर प्लस L/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे जब आप लोग इसको करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ये जो इसका एंगल, ये जो एंगल होगा, तो क्या डेफिनेट वायर है, ठीक है, तो इसका जो एंगल होगा ये भी सेम हो जाएगा आपका, ठीक है, ये आपका फाइनाइट वायर है, दिस इज द फाइनाइट वायर एंड पॉइंट लाई ऑन द बाइसेक्टर, पॉइंट लाई ऑन द बाइसेक्टर, बाइसेक्टर पे आपको निकालनी है, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई A साइन फाइव प्लस साइन फाइव, ये ऐसे ही होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई A 2 साइन फाइव, अब साइन फाइव की वैल्यू आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई A 2 L/2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4, ठीक है, ये आपकी वैल्यू हो गई, तो 2 विल भी कैंसिल आउट, तो म्यू नॉट आई एल अपॉन 4 पाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ फाइनाइट वायर, ठीक है, आपको पता है ना, अगर फाइनाइट वायर है उसकी लेंथ आपको डेफिनेट होगी, ठीक है, आपको पता होगी, उसके बाइसेक्टर से आपको एक पॉइंट लेना है, बाइसेक्टर से एक ए डिस्टेंस पे एक पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड, आपको पता वायर पे तो होती नहीं कोई मैग्नेटिक फील्ड, उसे ए डिस्टेंस पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर दिए, ठीक है, आपको क्या पता है अगर कोई फाइनाइट वायर है तो उसके एंगल भी सेम होंगे, फाइव एंड फाइव पहले अलग थे, लेकिन अब इसके क्या है, अब इसके एंगल सेम है, ठीक है, तो अब हम लोग इसको जो है जब एंगल सेम होंगे तो इनमें जो है एंगल सेम होने के बाद आप साइन फाइव को आप उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से निकाल सकते हैं, उसके बाद उसकी वैल्यू पुट करिए, उसके बाद आपका आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, ठीक है, किसी भी सर्कुलर लूप। अब देखिए, अब मैं क्या बात कर रही हूं, जैसे आपके पास पहले एक वायर था, ठीक है, स्ट्रेट वायर था, अब मैंने क्या कर दिया, उसको बेंड कर दिया, ठीक है, अब बेंड कर दिया, उसकी सपोज रेडियस हो गई r, जब मैंने इस वायर को बेंड किया रेडियस हो गई r, ठीक है, और उसका मैंने क्या किया, उसमें करंट जो फ्लो कर रही है वो कर रही है एंटी क्लॉकवाइज, या फिर करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज है, इसका मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मुझे पता है कि जब भी हम लोग निकालते हैं तो हमने ये पता है, ये आपका सेंटर पे मुझे निकालनी है, ठीक है, इस पॉइंट में मुझे निकालनी है, ठीक है, आर डिस्टेंस पर मुझे पता है एक डीएल वेक्टर में काट लूंगी, ये आपका डीएल है, ठीक है, डीएल वेक्टर आपका किस तरफ होगा, ये,
और जो इसका आर वेक्टर होगा ये, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। ठीक है, तो आप इसमें बायोट-सेवर्ट लॉ लगा सकते हैं। पहले हम कुछ बातें लिख लेते हैं। कंसीडर अ सर्कुलर लूप of radius r, we need to find magnetic field at the center of loop. Let loop carry current in anti-clockwise direction, जो लूप है आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसमें करंट फ्लो कर रही है। अब हम लोग इसमें बायोट-सेवर्ट लॉ लगा देते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट लॉ dB is equal to mu naught upon 4 pi I dl sin theta upon r square। आपको पता है, मैंने आपको बताया dl और r वेक्टर का एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो थीटा तो आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसमें dl, क्यों है ये, क्योंकि dl वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द r वेक्टर। ठीक है, इसलिए थीटा आपका हो गया 90। तो dB इज इक्वल टू mu naught upon 4 pi I dl upon r स्क्वायर। ठीक है, ये तो आपका थीटा 90 और स्मॉल r आपका कितना है, कैपिटल R, तो मैंने वहां पे कैपिटल R पुट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब मुझे अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड लिखनी है। ठीक है, द टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय ठीक है, हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग। ठीक है, इंटीग्रेट कर देंगे तो b मुझे टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, जितनी कांस्टेंट वैल्यू है वो सब बाहर आ जाएंगी। ठीक है, आप ये देखिए, ये जो लूप है इसमें करंट आपने जो फ्लो करे वो कांस्टेंट है, उसकी रेडियस कांस्टेंट है। ठीक है, आपकी जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू है वो 10 टू द पावर -7 है, वो भी कांस्टेंट है। ठीक है, जितने कांस्टेंट टर्म है वो बाहर आ जाएंगे, बाकी का हम इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो इसमें सारे टर्म्स को बाहर ले लेते हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट I अपॉन R स्क्वायर, ये भी कांस्टेंट। आपका केवल देखिए, आपका पहले स्ट्रेट वायर था, आपने उसको लूप बना दिया। अब उसका क्या हुआ, आपने छोटे से पार्ट, बायोट-सेवर्ट लॉ में हम लोग क्या करते थे, एक छोटा सा पार्ट ले लेते थे, डीएल पार्ट, उसको काट के हम लोग उसको फिर इंटीग्रेट कर देते थे, तो मुझे पूरी मैग्नेटिक फील्ड पूरे वायर की वजह से मिल जाती थी। अब ये लूप है, तो मैंने छोटा सा वायर इसको, छोटा सा डीएल पार्ट इसका काटा। ठीक है, मैंने उस पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बायोट-सेवर्ट लॉ की मदद से लिख ली। अब मैं क्या करूंगी, इस डीएल को इंटीग्रेट, अच्छा डीएल है क्या, डीएल तो पूरा आपका सर्कुलर लूप का सर्कमफ्रेंस है, आपकी रेडियस आर है। तो आप जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो म्यू नॉट, यहां पे आपका हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R स्क्वायर 2 पाई R, सर्कमफ्रेंस लिख रही हूं मैं। ठीक है, 2 पाई से ये आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका R से R कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे आ जाएगी म्यू नॉट I अपॉन 2R। ठीक है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड आ गई यहाँ पे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2R। ठीक है, अब हम इसको आप देख लीजिए। इसके बाद जब हम एक्सिस पे निकालेंगे ना, तो एक्सिस पे भी आप इसका फॉर्मूला आराम से डिराइव करें। जब आप पहले आप एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पे निकालते हैं, लेकिन जो एक्सप्रेशन इतना बड़ा है उसमें जब आप एक्स की वैल्यू 0 करेंगे, पहले आपने एक्स डिस्टेंस, जब आप सेंटर पे लेंगे तो यही फॉर्मूला आएगा आपका, इसको आपको दोबारा भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं बात कर लेती हूँ, इफ n टर्न्स इन अ लूप, अगर किसी लूप में n टर्न्स है तो क्या कर लेंगे, bt इज इक्वल टू, जस्ट मिनट इसको मैं इरेज कर देती हूँ, इफ n टर्न्स, तो bt इज इक्वल टू म्यू नॉट ni अपॉन 2r। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप। ठीक है, अब हम डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें क्या था, एंटी क्लॉकवाइज करंट थी। जब भी आपकी एंटी क्लॉकवाइज करंट होगी, ठीक है, जैसे ये आपका लूप है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, ये कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज आपकी करंट है। एंटी क्लॉकवाइज में आपका थंब कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ, आउटवर्ड, तो ये आपकी कैसी होगी, डाउन। ठीक है, जब आप एंटी क्लॉकवाइज की बात करेंगे तो ये आपका नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल। ठीक है, इतनी बातें हो गई। ताकि आपको क्या करना है, फिंगर्स को कर्ल करना है, फिंगर्स कर्ल इन आई की डायरेक्शन में आपको फिंगर्स कर्ल करना है, और थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ बी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पहले एंटी क्लॉकवाइज करंट थी, अब आपकी क्लॉकवाइज करंट है। यहां पे आपने क्या किया, क्लॉकवाइज करंट है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज में करंट में क्या होगा, क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज करंट है आपकी। तो अब आप देखिए, जब आप क्लॉकवाइज में आप अपने फिंगर को कर्ल करेंगे तो आपका थंब जो है जो डाउनवर्ड, वो अंदर जा रहा है, इनवर्ड, तो ये क्रॉस हो गई। इनवर्ड को हम लोग क्रॉस से दिखाते हैं। ठीक है, यहां पे मैंने अपर बताया कि ये आपकी आउटवर्ड है, आउटवर्ड को आप लोग डॉट, इनवर्ड को क्रॉस से। ठीक है, अब
अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये कैसा बिहेव करता है। जब भी आप ऐसे जब आपका जो है क्लॉकवाइज करंट होती है तो आपका वो जो पोल होता है वो साउथ पोल की तरफ बिहेव करता है। दिस इज द साउथ पोल, ठीक है। दिस विल बिहेव लाइक अ साउथ पोल। इसमें जो करंट की डायरेक्शन थी वो डॉट थी सेंटर पे, ठीक है। ये जो आपकी करंट की डायरेक्शन थी यहाँ पे सेंटर पे ये डॉट थी, यहाँ पे थी आपकी क्रॉस। ये आपने डायरेक्शन के बारे में जान लिया। अब जैसे कोई आपका मैग्नेट है, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है और जो मैग्नेट के अंदर होता है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, ठीक है। इतनी बातें आप लोग याद रखिए, ठीक है। कब ये साउथ पोल की तरफ बिहेव करेगा, कब ये नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा, इसकी डायरेक्शन, ये सारी बातें। अब हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप, एक सर्कुलर में, ठीक है। अब ये आपका कोई सर्कुलर लूप है, इसके सेंटर से, ये सर्कुलर लूप है आपका, इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे, इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे आपको निकालनी है, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट पी है। अब मैं क्या करूंगी, यहां से अपर से जो डीएल पार्ट है इसको मैं यहां से कनेक्ट कर दूंगी पी से, ठीक है। ये डीएल को भी मैं कनेक्ट कर दूंगी। ये देखिए दोनों सेम डिस्टेंस होगी। इसकी जो रेडियस है वो आपकी आर है, ठीक है। इतनी बातें सब मैं लिख लूंगी। इसमें जो करंट फ्लो कर रही है वो क्लॉकवाइज, सपोज करंट आपकी कोई है क्लॉकवाइज है, ठीक है। अब मैं कुछ चीजें इसमें कंसीडर कर लेती हूँ। ये जो आपका आएगा, इसको सपोज आर है, इसकी वैल्यू है आपकी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इतनी बातें मैंने लिख ली। अब हम इसके आगे की कुछ कहानी लिख लेते हैं। कंसीडर अ रिंग, consider a ring of radius r and carry a current I in clockwise direction. We need to find magnetic field at a distance x from the center of the wire, ठीक है। इसकी एक्सियल पोजीशन पे आपको एक्स डिस्टेंस पे निकालनी है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट लॉ, आपका बायोट-सेवर्ट लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट लॉ, उसकी वजह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, जो लेंथ एलिमेंट है, इज गिवन बाय dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। अब हम क्या करेंगे, मुझे ये पता है कि ये जो आर स्क्वायर इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। कुछ अब ये बताइए, ये जो आपका डीएल वेक्टर है, आप इसको जब इमेजिन करेंगे सर्कुलर रिंग में, ये जो डीएल और आर का जो वेक्टर है, ये ठीक है, ये रिंग आप इमेजिन करेंगे किसी भी, जैसे आप कोई बैंगल भी ले लीजिए, उसके सेंटर से जब एक्स डिस्टेंस पे जाएंगे ना, तो जो उसका लेंथ आपने, जो आपका डीएल पार्ट है, डीएल पार्ट और जो जिस पॉइंट पे आपको निकालनी है, ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे। थीटा आपका 90 डिग्री है, इसको आपको इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आप इसको देख सकते हैं, डीएल इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर, इसको आप इमेजिन करिए तो आपकी साइन 90 की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। जब आप इसकी वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो डीबी की वैल्यू आप लोग लिख सकते हैं, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर। इतनी बातें आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लगता है, डीबी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, ठीक है। ये इसका जो है कैसा फॉर्म है, ये आपका वेक्टर फॉर्म है, क्योंकि अगर ये मुझे पता है डीबी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। इतनी बातें हम पिछले 4 लेक्चर्स में कर चुके हैं कि ये जो होता है ये सबके परपेंडिकुलर होता है, डीएल वेक्टर के भी और उसके वेक्टर, डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के भी। अब हम लोग ये बात करते हैं कि अगर ये परपेंडिकुलर है तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, आपकी मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से होगी, यहाँ पे ये इसके, क्योंकि ये आर के भी परपेंडिकुलर है, ठीक है, और जो आपका उसका है उसके भी परपेंडिकुलर है, तो ये आपकी हो जाएगी डीबी मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको हम कंपोनेंट कर लेते हैं। अच्छा ये देखिए, ये जो अगर फाई है आपका, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वेक्टर होगा, ये जो एंगल होगा, ये भी फाई होगा, ये आप देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। इसको इमेजिन करके देखिए, यहाँ पे ये जो होगा आपका डीबी साइन फाई हो जाएगा, ये पार्ट डीबी साइन फाई, ये आपका हो जाएगा डीबी कॉस फाई, ठीक है। इसी तरह जब इस पार्ट हम हाफ पोर्शन ऑफ रिंग में देखेंगे तो यही मिलेगा, ठीक है। जब दूसरे पोर्शन में जाएंगे तो भी मुझे क्या करेंगे, डायमेट्रिकली अपोजिट मुझे डीबी कॉस फाई मिल जाएगा, और फिर इसके साथ में मुझे फिर अगेन मिल जाएगा डीबी साइन फाई,
ठीक है, इतनी बातें आप लोग लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। जब इसको टू कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, dv cos phi परपेंडिकुलर टू द एक्सिस and db sin phi along the axis or for the two diametrically opposite element will cancel each other, ठीक है। अगर डायमेट्रिकली अपोजिट वाले एलिमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो मेरे पास बचेगा क्या, मेरे पास सिर्फ db sin phi बचेगा। ठीक है, तो हम लोग नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिख सकते हैं, द नेट मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ db sin phi। ठीक है, अब ये देखिए b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन r स्क्वायर कैपिटल R अपॉन r। साइन फाई की वैल्यू आप इससे निकाल के देखिए, साइन फाई आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन फाई इज इक्वल टू कैपिटल R बाई R। तो मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर ली है। ठीक है, अब मेरे पास ये देखिए, मेरे पास कितने वेरिएबल एलिमेंट, पहले आपको ये देखना है कि इसमें कितने वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन R क्यूब। ठीक है, ये आपका R क्यूब बाहर आ जाएगा। ठीक है, आपका कैपिटल R भी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, क्योंकि केवल डीएल वेरिएबल है, मुझे पूरी सर्कुलर रिंग का करना है ना, तो मेरे लिए सिर्फ डीएल वेरिएबल। अगर मैं डीएल को पूरी लेंथ को बना लूं सर्कमफ्रेंस के बराबर तो मुझे नहीं देखना मैग्नेटिक फील्ड। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई R अपॉन स्मॉल r क्यूब 2 पाई R। ठीक है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा 2 पाई से 2, तो म्यू नॉट आई R स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब, ये आ जाएगी सर्कुलर रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसके कुछ स्पेशल केस है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई R स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। ठीक है, अब आपको मैंने ये बताया था कि R की वैल्यू आपने क्या निकाली थी, R स्क्वायर प्लस, जो आपने निकाली थी स्मॉल r की वैल्यू R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जब आप इसको लिखेंगे म्यू नॉट आई कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, इसको जब आप लोग यहाँ पे लिख देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर मैं n टर्न्स की बात करूंगी, इफ n टर्न्स, ठीक है, तो B आपका हो जाएगा म्यू नॉट n आई कैपिटल R स्क्वायर 2 R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, अगर n टर्न्स की बात होगी इस सर्कुलर रिंग के बारे में। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद देख लेते हैं कि अगर मैं क्या करूंगी, अगर मुझे इसके सेंटर सर्कुलर रिंग के सेंटर पे चाहिए तो मैं क्या करूंगी, इस x को अगर 0 कर दूं तो मैं सेंटर पे पहुंच जाऊंगी। ठीक है, अगर मैं सेंटर पे पहुंच गई, ठीक है, अगर मैं सेंटर पे पहुंच गई तो मुझे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। तो मैं क्या करूंगी, स्पेशल केस। ठीक है, अगर मैं मूव कर गई एट द सेंटर तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0, तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, B इक्वल टू म्यू नॉट आई R स्क्वायर अपॉन 2 R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, x 0 हो जाएगा आपका, तो म्यू नॉट आई कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 2 R स्क्वायर इंटू 3/2, 2 विल बी कैंसिल आउट, तो R क्यूब, तो R क्यूब से ये और ये R स्क्वायर कैंसिल, म्यू नॉट आई अपॉन, तो आगे आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ठीक है, तो आपको ये पता है ये वाली मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर सर्कुलर लूप के सेंटर पे, ये हम पहले भी डिराइव कर चुके हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा बहुत इसके बारे में, अच्छा ये देखिए, जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सबसे ज्यादा होती है, दिस इज द मैक्सिमम फील्ड यू विल ऑब्जर्व। ठीक है, तो ये जैसे आपका अगर कोई लूप है तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है सेंटर पे, यहाँ पे आपकी सबसे मैक्सिमम होती है, कितनी होती है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। जैसे जैसे हम लोग दूर जाते हैं वैसे वैसे इसकी मैग्नेटिक फील्ड घटने लगती है, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड घटने लगती है। तो अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसे करेंगे, आपको ये पता है, ठीक है, या कि एक्स या कि बी है मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर पे आपकी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद इसकी रिड्यूस होती है, तो ये इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, तो इसके स्पेशल केसेस के बारे में अभी मैंने बात कर ली है। अब हम थोड़ा बहुत मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा होता है। ठीक है,
तो सपोज ये आपका सर्कुलर लूप है, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड का अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो इसके पैटर्न मैग्नेटिक फील्ड के कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न हो गए आपके। ठीक है, अब न्यूमेरिकल्स के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत स्विच कर लेते हैं, एक न्यूमेरिकल हम लोग अच्छा सा कर लेते हैं। ठीक है, ये आपके दो वायर है, एक में आपकी 20 एम्पियर की करंट है, एक में आपकी 30 एम्पियर की करंट है। ये 20 एम्पियर 30 एम्पियर, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको 3 पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, एक तो ये जो 20 एम्पियर के वायर के पास जो है 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, यहाँ पे एक पॉइंट P है, यहाँ पे निकाल दी। इसके सेंटर पे Q पे ये यहाँ से जो कि 10 सेंटीमीटर पे है, यहाँ पे निकाल ली। और एक R जो यहाँ पे कितनी सेंटीमीटर पे है, ये भी आपका 10 सेंटीमीटर पे है, यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट P, Q एंड R। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले P पे निकालते हैं, एट P पे कितनी होगी, एट P। अच्छा ये देखिए करंट कैरिंग वायर है। ठीक है, और ये इनफाइनाइट वायर है, जस्ट मिनट, ये एक आपका इनफाइनाइट वायर है। अगर इनफाइनाइट वायर है तो इसके मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, B = μ0I/2πa होगी। ठीक है, तो अब ये देखिए सबसे पहला वायर जो है ये आपका फर्स्ट वायर है, ये आपका सेकंड वायर है। तो पहले वायर की वजह से मैं देख लेती हूँ पहले करंट इसमें कितनी, पहले वायर में 20 एम्पियर की है। ठीक है, और P पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे, A = 10 सेंटीमीटर। अब दूसरे वायर की वजह से देख लेते हैं करंट कितनी है, इसमें 30 एम्पियर है और डिस्टेंस इसकी कितनी है P पॉइंट तक की, देखिए 20 + 10 = 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसकी डिस्टेंस, मैंने दोनों पॉइंट लिख लिए। अब आप इसकी वैल्यूज को पुट करिए, आराम से आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, अच्छा ये देखिए इसमें डायरेक्शन देख लीजिए, जब आप थंब को करंट की डायरेक्शन में रखेंगे तो अब B पॉइंट की तरफ आपका पाम ऊपर की तरफ रहेगा, मतलब आउटवर्ड। तो यहाँ पे डॉट होगी, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड डॉट होगी आउटवर्ड। ठीक है, यहाँ पे भी आपकी होगी आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे B1 = μ0/2πa × I, तो μ0 2 × 10⁻⁻7 इंटू करंट आपकी 20/10 × 10⁻⁻2, 0 0 विल बी कैंसल आउट, 4 × 10⁻⁵। B2 की वैल्यू भी आप लोग निकाल सकते हैं, μ0/2πa × I/a, जस्ट मिनट, μ0/2π I/a। ठीक है, μ0 2 × 10⁻⁻7 इंटू करंट आपकी कितनी है 30 एम्पियर की है और A डिस्टेंस कितनी है 30 × 10⁻²। दिस विल बी कैंसल आउट, ये आपका ऊपर जाएगा तो 2 × 10⁻⁵। ठीक है, ये आपकी आ जाएगी B2, ये आपकी आ जाएगी B1। ठीक है, ये B1 की वैल्यू, B2 की वैल्यू, ये आपकी टेस्ला में होती है। आपको यूनिट मैंने बताई थी पिछले लेक्चर्स में। ठीक है, टेस्ला होती है। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड दोनों बाहर की तरफ है, अगर सेम डायरेक्शन में होती है तो हमेशा ऐड हो जाती है। ठीक है, तो B नेट अगर हम लोग निकालेंगे तो B1 + B2। ठीक है, B1 + B2 जब हम लोग कर लेंगे, ठीक है, तो हमको इसकी नेट मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। ठीक है, तो B1 + B2 जब हम लोग करेंगे तो 4 × 10⁻⁵ + 2 × 10⁻⁵, here will become 6 × 10⁻⁵ टेस्ला। ठीक है, एट P हमने निकाल ली है टेस्ला। ठीक है, अब हम निकालते हैं एट Q। एट Q पे जब मैं निकालूंगी तो सबसे पहले देखिए पहले करंट में वायर कितनी, करंट कितनी है 20 एम्पियर। ठीक है, पहले वायर में, दूसरे वायर में करंट कितनी है I = 30 में, क्योंकि करंट आप दोनों वायर में हमेशा सेम रहेगी, चाहे आप P पे निकालिए, Q पे निकालिए, चाहे R पे निकालिए। अब डिस्टेंस, मैटर की डिस्टेंस करिए, ए देखिए सबसे पहले आप A की बात करिए कि जो पहले वायर से Q पॉइंट का डिस्टेंस है कितना है, पहले वायर से Q पॉइंट का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, तो A हो गया आपका 10 सेंटीमीटर। अब दूसरे वायर से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, ये भी आपका 10 सेंटीमीटर है। दूसरे वायर से आपका Q पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो है आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यू विल राइट दैट 10 सेंटीमीटर। अब आप वैल्यू को पुट कर दीजिए, आंसर निकाल सकते हैं। B1 = μ0/2π I/a, B2 = μ0/2π I/a, 2 × 10⁻⁷ इंटू 20/10 × 10⁻⁻10, here will be cancel out, here will be 2, B2 = 2 × 10⁻⁷ इंटू 30/10 × 10⁻², 10 × 10⁻², 0 0 will be cancel out, यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 × 10⁻⁷ प्लस 2, 2 2 4, 4 × 10⁻⁵। ठीक है, यहाँ पे आपकी आ जाएगी 3 2 6, 6 × 10⁻⁵ टेस्ला। ठीक है, ये B2 आ गई, ये आपकी B1 आ गई। ठीक है, अब हम लोग जरा इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं। अच्छा ये देखिए,
जब मैं इधर जा रही हूँ, जब मेरे पास पहला वायर है 20 एम्पेयर वाला वायर है, ठीक है, 20 एम्पेयर वाला वायर से जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो इनवर्ड आ रही है, ठीक है, ये मेरी आ रही है इनवर्ड आ रही है मतलब क्रॉस, ठीक है। अब मैं देखती हूँ, जब मैं 30 एम्पेयर वाले वायर से क्यू की तरफ जाती हूँ तो मेरा पाम ऊपर की तरफ है, ठीक है, इसका मतलब ये जा रही है बाहर की तरफ, तो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड है आपकी आउटवर्ड। अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड को तो हम लोग माइनस कर देते हैं, ठीक है, इनवर्ड आउटवर्ड आपकी आ रही है, तो जब इनकी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे बी नेट इज इक्वल टू B2 माइनस B1, ठीक है, नेट निकाल रहे हैं तो हम लोग जो बड़ा होगा उससे माइनस कर देंगे। 6 into 10 to the power minus 5 minus 4 into 10 to the power minus 5 here will become 2 into 10 to the power minus 5 टेस्ला, ठीक है, ये आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग एट आर पॉइंट पे भी निकाल लेते हैं, एट आर, ठीक है। जब एट आर पे हम लोग निकालें तो सबसे पहले करंट आप लोग देख लीजिए, एक पहले वाले वायर में 20 एम्पेयर है, दूसरे वाले वायर में जो पहला वायर है दूसरा वायर है उसमें 30 एम्पेयर की करंट है। अब डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अच्छा ये देखिए, जो आपका पहला वायर है, पहले वायर से आर का जो पॉइंट है ये देखिए, ये 10 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया, ये 30 सेंटीमीटर। तो पहले वायर से जो आर पॉइंट का डिस्टेंस है वो है 30 सेंटीमीटर, इसको हम लोग लिख लेते हैं 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक ही डिस्टेंस निकाल लेते हैं सेकंड वायर से तो 10 सेंटीमीटर ही है, ये आपका सेकंड वायर है, इससे आर पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, ये आपका है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब B1 आप लोग निकाल सकते हैं, B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, ठीक है। B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, वैल्यू आप पुट करिए 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू करंट आपकी कितनी है 20 अपॉन डिस्टेंस आपकी 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, 0 0 विल बी कैंसिल आउट, ठीक है। यहाँ पे जब आप B2 निकालेंगे तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू करंट आपकी है 30 एम्पियर, डिस्टेंस है आपकी 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, ठीक है। 0 0 विल बी कैंसिल आउट, ये आपका हो जाएगा 4/3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, 10 टू द पावर माइनस 5। यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 2 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 टेस्ला। ये B2 है, ये आपका B1 है, ये आपकी टेस्ला में है, ठीक है। अब आप इसकी डायरेक्शन पहले देख लीजिए, जैसे अगर मैं आर पॉइंट पे जा रही हूँ तो पहले वाले वायर की वजह से जब मैं जाऊंगी, जब मैं आर पॉइंट पे, तो ये मेरा कैसा है, आर पॉइंट मेरा ये जो पहला वाला है ये मेरा है इनवर्ड, ठीक है। लेकिन जब दूसरे वायर की वजह से जाऊंगी आर पॉइंट पे तो वो भी है मेरा इनवर्ड, ठीक है। तो दोनों अगर इनवर्ड है तो दोनों ऐड होंगे मेरे, फिर ये भी इनवर्ड आपका आ रहा है या ये भी आपका इनवर्ड आ रहा है, ठीक है। तो जब ये दोनों इनवर्ड आ रहे हैं तो इनको क्या करेंगे, बी नेट जब हम लोग निकालेंगे तो B1 प्लस B2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4/3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 प्लस 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, ठीक है। तो 4/3 प्लस 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। 18 प्लस 4 22/3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 टेस्ला इज द आंसर, बी नेट इज, ठीक है। तो ये आपका इसकी वैल्यू आ गई, बी नेट एट आर इज इक्वल टू 22/3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 टेस्ला। दिस इज द आंसर ऑफ दैट प्रॉब्लम, ठीक है। तो आपने इस न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया, तो इससे ये आपको पता चला डायरेक्शन कैसे निकालनी है, कैसे आपको फॉर्मूले में अप्लाई करनी है, ठीक है, कैसे वैल्यू को अप्लाई करनी है, आंसर कैसे आप लोग आंसर तक कैसे रीच करोगे। तो ये लेक्चर मेरा यहीं पे खत्म होता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।